स्टार्ट करें। ओके, चलिए जी, क्या देख रहे थे हम लोग? भाग 4। ठीक है, ये क्या है हमारा? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो पढ़ने वाले अनुच्छेद 36 से लेकर कहाँ तक? 51 तक। चलिए बार रिपीट कर देता हूं मैं। अनुच्छेद 36 क्या कहता है बताइएगा? राज्य की परिभाषा, मतलब राज्य की परिभाषा में हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से संस्था है जो जनहित कार्य करना चाहेंगे, इसे बताया है। ठीक है, और अनुच्छेद 37 ये क्या कहते हैं जी? जो भाग 4 में है उनका लागू होना, जो भी प्रावधान है उसका लागू होना कहता है। जो हम पढ़ते हैं 36 लेकर 51 तक, वो कौन लागू कराता है? 37। जबकि अनुच्छेद 38 क्या कहता है? अनुच्छेद 38 यह कहता है कि लोक कल्याणकारी यह अभिव्यक्त करने के सरकार का दायित्व है। तो इससे पता चलता है कि हमारा सरकार कैसा होगा? लोक कल्याणकारी। ठीक है, याद रखिएगा। जबकि अनुच्छेद 39 की अगर बात करूं, 39 क्या कहता है बताइएगा? दो चीज है, समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। क्या पढ़े हम लोग? समान काम के लिए समान वेतन। ठीक है जी। और इसी में एक और पढ़े थे 39 का 39 का क्या कहता है? निःशुल्क, हाँ, निःशुल्क विधिक सहायता। तो सरकार आपको क्या कहते हैं जी? सहायता देते हैं, ये बताया गया है, निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, अगला देखते हैं 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायत का गठन, जिसके द्वारा 73वां और 74वां लाया गया, स्थानीय स्वशासन आ गया, शहर के नगरीय निकाय और गांव के लिए कौन सा है? ग्राम पंचायत। 41वां क्या कहता है? कुछ दशाओं में काम का अधिकार, या कह सकते हैं सुविधा का अधिकार। ठीक है जी, जैसे पेंशन हो गया या ट्राईसाइकिल हो गया, जो सरकार देते किसके तहत जी? 41 के तहत दिया जाता है। इसी में अगला देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? याद रखिएगा। अनुच्छेद 42 कहता है कि काम की न्याय संगत होना चाहिए। ठीक है जी, क्या होना चाहिए? काम की न्याय संगत, मतलब सही तरीके से काम की न्याय संगत। ठीक है, याद रखिए। और मानवोचित दशा, मतलब मानव के अनुकूल मानवोचित दशा, और साथ में दिया गया है प्रसूति उपबल, प्रसूति सहायता। ये कौन करेंगे जी? सरकार का दायित्व है। इसीलिए देखिए, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा कहने का मतलब है एक स्वच्छ वातावरण को काम करने दिया जाएगा। ठीक है, ये कहता है आपका 42। जबकि अनुच्छेद 44 क्या कहता है बताइएगा? 43 कहता है कि सरकार इतना पैसा देगा कि कम से कम निर्वाह योग्य क्या मिलना चाहिए जी? वेतन। ठीक है जी, कम से कम 2 टाइम का खाना आप अच्छे से खा सको। इसी में हम लोग देखेंगे 43 का तो 43 का क्या कहता है? याद रखिएगा, उद्योगों के प्रबंधन में, याद रखिएगा, उद्योगों के प्रबंधक में कामगारों, जो श्रमिक होते हैं, उनका क्या करना जी? भागीदारी। क्योंकि मजदूर ही काम करेंगे तो मजदूर के हिसाब से कैसा सुविधा चाहिए, ये 43 ख में बताया गया है। और जबकि 43 का ख ये क्या कहता है बताइएगा? सहकारिता को बढ़ावा देना। यदि अपना विकास करना चाहते हो तो दो लोग आपस में सहकारिता का गठन कर सकते हैं। ये किसने बताया है? 43 ख के लिए। और ये जोड़ा गया था, याद रखिएगा, 97 संविधान 2011 के जरिए ये आया है, तब इसे क्या है? संवैधानिक मान्यता मिल गया था। जबकि याद रखिएगा, निःशुल्क विधिक सहायता कब जुड़ा है जी? 42वें और 1976 42वें संविधान संशोधन के जरिए वो जोड़ा गया है। और ये वाला याद पूछा जाता है कभी कभार, 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से आया है। ठीक है, और नया 243 में नया उपबंध आ गया इसके माध्यम से। अगला देखते हैं 44, अनुच्छेद 44। अब अनुच्छेद 44 क्या कहता है? याद रखिएगा, कल ही बताया था, परसों, एक समान क्या होना चाहिए जी? सिविल संहिता। ये समझ में आएगा? एक समान सिविल संहिता जिसे कहते हैं यूसीसी।
तो यूसीसी जानते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये होता क्या है, सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, जिसमें विवाह होगा, तलाक होगा, उत्तराधिकार होगा। ठीक है, आप कानून एक समान होगा, रीति कुछ भी हो सकता है, वो किसे बताता है, आपका यूसीसी में। तो सर्वप्रथम लागू कहाँ था, याद रखिएगा। तो सर्वप्रथम लागू किया गोवा में, सबको याद होगा कहाँ था, गोवा में। अभी स्वतंत्र भारत में अगर पूछे तो कहाँ है जी, उत्तराखंड। 24 में लागू, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत है ना, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत का कहाँ लागू हुआ, ये उत्तराखंड में। जबकि अभी गुजरात में क्या है, विचाराधीन। गुजरात में कैसा है जी, विचाराधीन, मतलब वहां पर समिति गठित कर दी है। ये किसे बताया है, 44 में। जबकि यही आएगा अनुच्छेद 45। अब अनुच्छेद 45 क्या कहता है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 45 कहता है कि 0 से लेकर 6 वर्ष की बालकों का क्या होगा जी, स्वास्थ्य का देखभाल। ठीक है, कौन करेगा, राज्य का कर्तव्य है, समझ याद रखिएगा। जबकि अनुच्छेद 45 क्या कह, सॉरी अनुच्छेद 46 क्या कह रहा है, याद रखिएगा। समाज में जो पिछड़े वर्ग होंगे, जैसे कि अनुसूचित जाति, ठीक है जी, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए राज्य क्या करे, विशेष प्रावधान। तो याद रखिएगा, विशेष प्रावधान में शैक्षणिक एवं अर्थ संबंधी क्या करेंगे जी, हितों की संरक्षण। ये राज्य का कर्तव्य है, याद रखिएगा। इसीलिए आप देखिए कई जगह पे एसटी के अलग से कानून आता है, एसटी के अलग से सुविधा भी लाया जाता है या योजना भी लाया जाता है, और जो शिक्षा विभाग होता है वहां पर इन लोगों को अलग से छूट भी दिया जाता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं अनुच्छेद 47। अब अनुच्छेद 47 क्या कहता है, यही कल बताया था। ये क्या कहता है जी, पोषाहार एवं जीवन स्तर तथा स्वास्थ्य का क्या करना जी, देखभाल। तो देखभाल कौन करेगा, राज्य। इसीलिए याद रखिएगा, इसी आर्टिकल 47 के तहत क्या किया जाता है, जो जितना भी हमारा जो शराब दुकान होता है, शराब दुकान को प्रतिबंध लगाया जाता है। याद रखिएगा, शराब दुकानों का क्या लगाएंगे जी, प्रतिबंध। या जितने भी जो नशीली दवाई होता है, ठीक है जी, याद रखिएगा, नशीली औषधियां बोला जाता है उसमें, नशीली औषधियां, जितना भी जो नशीली औषधियां है, उन सभी औषधियों पर क्या लगाया जाता है जी, प्रतिबंध। हालांकि हमारे छत्तीसगढ़ में उल्टा है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया था, यहाँ तक हमारा हो चुका था। अब देखने में अगला जो काम का है हमारा, देखते हैं अनुच्छेद 48, मोस्ट एमपी जी। ये गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है, हम लोग देखेंगे आगे ना। अनुच्छेद 48 कहता क्या है, अनुच्छेद 48 ये कहता है कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन का क्या करना जी, संगठन। याद रखिए, क्या करना है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। जब संगठन करने का मतलब इसे कैसे आप आगे बढ़ा सकते हो, स्पष्ट बोल दिया गया है, वैज्ञानिक एवं आधुनिक तरीकों से कैसे करेंगे जी, वैज्ञानिक एवं आधुनिक तरीकों से। इसीलिए कृषि के क्षेत्र में आधुनिक तरीके से खेती भी किया जा रहा है, सुने होंगे। और पशु के क्या करते जी, उन्नत नस्ल की, ठीक है जी, पशुओं का क्या करना है, सुधार करना है। इसीलिए सरकार के देखे होंगे कई बार आपको पशु को भी आवंटन कराते हैं, या सरकार कई बार क्या करते हैं जी, पशुओं की जो नस्ल को उन्नत करने के लिए टीका भी लाते हैं, याद रखिएगा। या कृत्रिम जन्य क्या करते हैं, उनका जीव गर्भावस्था भी कराया जा रहा है। ये सब 48 का प्रावधान है, याद रखिएगा। क्योंकि आज याद रखिएगा, पोषण आहार के लिए सबसे ज्यादा दूध हो जाता है। तो दूध की आपूर्ति करने हमें क्या करना पड़ेगा, पशुपालन।
ठीक है जी। अब पशुपालन में कौन कौन सा आता है याद रखिए, बहुत चीज आ जाएगा। मुर्गी पालन आता है क्या पशुपालन में? सब आता है ना, याद रखिएगा। मुर्गी पालन कहने का मतलब है जिससे हमें प्रोटीन मिले। ठीक है जी। अब प्रोटीन किससे मिलेगा बताइए? गाय से मिलता है, दूध से मिलेगा, मांस से क्या मिलेगा? प्रोटीन। तो पशुपालन में याद रखिएगा मत्स्य पालन को छोड़कर उनका कैटेगरी आ जाता है। हालांकि पशुपालन में बेसिक क्या होता है याद रखिएगा, गाय और भैंस को लिया जाता है, याद रखिएगा। लेकिन जितना भी पशु सभी आ जाता है, याद रखिए। ठीक है जी, याद रखिएगा। तो पशुपालन बेसिक किसको लेते हैं हम लोग? याद रखिएगा, गाय एवं भैंस। ठीक है, ये बेसिक आता जाता है। लेकिन अब सरकार क्या करे, इसको छोड़कर और भी चाल लाया जा रहा है। मत्स्य पालन करा रहा है, कुक्कुट पालन करा रहा है, वो अलग चीज है। ठीक है, तो ये बताया है गाय भैंस का क्या करना, संरक्षण करना। और याद रखिएगा 48 भी क्या करता है जी, वध पर प्रतिबंध लगाता है। याद रखिएगा, वध पर प्रतिबंध कौन सा? तो यहाँ पर लिखना दुधारू पशुओं पर, दुधारू पशुओं के वध पर कैसा जी प्रतिबंध है, याद रखिए ये 48 के तहत। और इस सब का संरक्षण करना किसका दायित्व है? सरकार का दायित्व है। इसलिए हर राज्य में पशु गौ सेवा आयोग की स्थापना किया गया है, जो देखते क्या है, जगह जगह कॉन्जी हाउस बने थे, वहां जाके उन्होंने निरीक्षण भी कार्य करेंगी, या जो भी योजना उस योजना का क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाएगा? पशु आयोग निभाता है। हमारे यहाँ भी है, याद रखिएगा। ये 48 में बेसिक बताया है। ठीक है, अब इसी की एक और है 48 का ये IMPG, ये जोड़ा गया है। तो आया कैसा, याद रखिएगा, 42वें संविधान जो एक्स्ट्रा आया है उसे लिखिएगा, ये पूछा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए 48 का आया। और 48 का ये कहता है पर्यावरण का क्या करना जी, संरक्षण एवं संवर्धन। क्या बोल रहा है? पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन्य जीवों की सुरक्षा। ठीक है जी, याद रखिए ये 48 का में आया है। संरक्षण कहने का मतलब है जो पौधा है उसको कटाई से रोकना, ये कह रहा था हमारा संरक्षण। संवर्धन का मतलब है यदि कहीं पर कमी है तो उसे उगाना, वो आता है आपका संवर्धन। और वन्य जीव या वन्य जीव को क्या करना है, सुरक्षा। ये बाद में जोड़ा गया, ये बताया गया कि सरकार का दायित्व है, क्योंकि इसके अभाव में याद रखिएगा कहीं राज्य सरकार भी क्या करे, जगह जगह कटौती कर रहे थे। जैसे छत्तीसगढ़ का मुद्दा बना हसदेव वाले, याद रखिएगा हसदेव को कटाई किया गया जी, कितने नुकसान हुआ होगा वहां पर। समझिएगा सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ता हमारे जैव विविधता पर हुआ कि नहीं हुआ बताइए। अब हसदेव जंगल, याद रखिए कितना बड़ा हुआ आंदोलन, याद रखिएगा। सरकार क्या कहता है जी, तो हसदेव की कटाई करने से, हसदेव में क्या है वहां पर कोयला निकाला जा रहा है, लेकिन हसदेव कटाई करने से यहाँ की जो आसपास का जैव विविधता है वो ह्रास हो गया। वहां पर कई प्रकार के ऐसे प्रजाति रहा होगा जो दुर्लभ रहा होगा, कई प्रकार के ऐसे पेड़ पौधे हैं जो अपने आप दुर्लभ रहा होगा, उन सब की क्या हो गया, कटाई हो गया है। इसीलिए सरकार क्या कर रहा है कि इसको कर्तव्य दिया गया है, लेकिन दुर्भाग्य ये है इसे मौलिक अधिकार बनाना था। ये कहाँ चला गया है, कहाँ चली गई थी, क्या हो गया यार, काम नहीं। तो क्या करते हैं यहाँ पर जैव विविधता, याद रखिए। तो हसदेव कटाव से याद रखिएगा। अब देखिए हसदेव पर निर्भर कौन रहे होंगे, देखिएगा मुख्यतः वहां पर निर्भर रहे होंगे वन्य जीव रहा होगा। जैसे वन्य जीव कहने के बाद आप समझिएगा हाथी, देखिएगा अब यहाँ पर सबसे बड़ा हाथी रहा होगा। अब यहां से कट के हाथी कहाँ आएंगे, शहरी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में आएंगे। तो शहरी क्षेत्र में जब पलायन होगा तो यही कहा जाता है कि मानव और पशु में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि क्या करें हम लोग आज, जो जिनको वन्य जीव की जगह पर हम लोग क्या करें जी, उसका हम लोग क्या करें हैं, खुद उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं। तो कहाँ जाएंगे, इसीलिए आप सुने होंगे आए दिन देखोगे सरगोजा अंचल के आसपास
जितने हाथियों को उत्पात मचाए गए हैं, समझ आया? उनके पास जगह ही नहीं, चारा जगह बचे ही नहीं है, कहाँ जाएगा, यही रीजन है। अब देखिएगा नुकसान ये है कि जो 48 में है, ठीक है, अब 48 में होने पर याद देखिएगा ये सरकार का ड्यूटी बन जाता है। भाग 4 क्या कहता है, आपका ड्यूटी है, जो भाग 4 बता रहे हैं आपका ड्यूटी है, तो याद रखिएगा राज्य को फोर्स नहीं लगा सकते, राज्य को पैसा भी देखना पड़ेगा। अब पैसा कहाँ से लाएगा, तो कुछ नीलामी कराना पड़ेगा। अब वहां के खदान है, कोई निकालेंगे तो सरकार को उससे मतलब रॉयल्टी प्राप्त होगा। जब रॉयल्टी प्राप्त होगा तो आसपास के लोग कल्याण करेगा, या जो याद रखिएगा कल्याणकारी कार्य मतलब कल्याणकारी राज्य बनने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। और पैसा चाहने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, इतना बड़ा फैसला लिया गया है जबकि वो गलत था, ठीक है। तभी तो आपको कैसा मिला पैसा, महतारी बंधन योजना, उसकी खामियाजा यही है, सच्ची बता रहा हूं। और लोग यहाँ नेता लोग आएंगे बस पॉलिटिक्स करते रहेंगे, गलती यहाँ पे, ठीक है। तो 48 का कहता है, क्या कहता है, पर्यावरण संरक्षण संवर्धन और वन्य जीव की सुरक्षा। अब एक्टिव कौन होगा, इस 2 लोग एक्टिव करा सकते हैं चाहे तो, स्वयं का विधानमंडल, आम जनता नहीं जा सकता। और संज्ञान कौन लेगा, या तो हाई कोर्ट लेगा या तो उच्च कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट लेगा या उच्चतम न्यायालय, ठीक, सुप्रीम कोर्ट लेगा। और एक व्यक्ति है नेशनल क्या कहते थी, हरित न्यायाधिकरण, ठीक है, उनके द्वारा लिया जा सकता है संज्ञान, बाकी छोड़ो कोई नहीं कर सकती। और दूसरा क्या हो सकता है, आप हंसदे को बचाने के लिए क्या कर, आंदोलन कर सकते हो, जैसे चिपको आंदोलन नाम सुनेंगे आप, उसी प्रकार हमको भी क्या करना, एक आंदोलन करना पड़ेगा। हालांकि अब तो मतलब नहीं रहा, ठीक है। तो 48 का बेसिक क्या कहता है, आया कब है, 42वें संविधान संशोधन के जरिए, ठीक है। अब देखिएगा 49वां, जो अनुच्छेद 49 है, ठीक है जी। अनुच्छेद 49 क्या कह रहा है, समझिएगा। सामरिक महत्व की एवं, नहीं ऐसा मत कीजिए, ऐतिहासिक याद रखिए, देखिएगा ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण, ठीक है जी, ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण। ऐतिहासिक कहने का मतलब है जो हमारी संस्कृति के लिए, जो हमारे संस्कृति के लिए कैसा हो जी, बहुमूल्य हो, जो हमारे संस्कृति के लिए कैसा हो, बहुमूल्य हो, ठीक है जी। तो संस्कृति के बहुमूल्य होगा, तो इसके अंदर हमारे कई प्रकार के स्मारक आ जाते हैं, बड़ा बड़ा स्मारक नाम सुने होंगे, ताजमहल, ठीक है जी, हमारे भवन हो जाता है, बड़े बड़े भवन आ जाते हैं, ठीक है। या ऐतिहासिक हमारे जो मंदिर आ जाता है, जिसका अपना ही अपने आप क्या है जी, एक इतिहास है। तो इनका संरक्षण रखना याद रखिएगा सरकार का दायित्व है। तो याद रखिए इसके लिए विधि कौन बनाएगा, तो स्पष्ट बोल दिया गया है कि विधि बनाने का काम संसद का है, संसद का है। विधि कौन बनाएगा, संसद। तो संसद विधि के द्वारा किसी भी स्थल को क्या कर सकता है जी, पुरातात्विक स्थल घोषित कर सकता है, ठीक है। तो संसद हो गया, उसके बाद कौन करेगा जी, विधानमंडल, विधानमंडल करेगा। तो विधानमंडल भी करते हैं। तो देखिएगा राज्य 2 प्रकार के स्मारक मिलते हैं हमारे यहाँ, एक केंद्र संरक्षित स्मारक होगा और एक राज्य संरक्षित स्मारक होता है। दोनों का दायित्व है अपने स्तर पर क्या करें, उसका संरक्षण करना है। ये 49 के तहत होता है। जैसे समझिएगा हमारे पास राष्ट्रपति भवन है, वो अपने आप में एक अनोखा है, वो भी हमारा राष्ट्रीय स्मारक कहा जाएगा। तो उस राष्ट्रीय स्मारक का क्या करना, संरक्षण है। अब हम हिंसा करने के जाके बम में उड़ा दी, सोचो कितना बड़ा हो जाएगा। या ताजमहल को जाके उड़ा दी, जो भी रहे, वो तो हमारा देश जाना जाता है कि ताजमहल 8 अजूबा में शामिल हो चुका है। या हम ये कह सकते हैं जो हमारा फेमस मंदिर है, जैसे कि एलोरा का मंदिर देख लीजिएगा, अपने आप में फेमस है, वो हमारे राष्ट्रीय जो बता रहा है हमारी संस्कृति कैसा है। तो इन सब का संरक्षण करना, ठीक है, ये किसका दायित्व है, ये सरकार का दायित्व है, याद रखिए।
सरकार कहने का मतलब है राज्य। ठीक है, तो याद रखिए हिंसा की दृष्टि इन स्थलों का नुकसान नहीं कर सकते, याद रखिए। ठीक है जी, ये कहा है आपका 49 ये कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक भवन उन सब को क्या करें, संरक्षण करें, जिसे हम बेसिक कहते हैं ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण। अब ऐतिहासिक बहुत सी आ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे आप समझिएगा हमारे पास चले जाएंगे तो आप जाइएगा बालोद में मुजगहन है, एक जगह है जहां पर पसाड़ घेरे आए हैं। जो पसाड़ घेरे ये बताता है कि हमारे यहाँ प्रातिहासिक कालीन साक्ष्य है कि लोगों को कैसे दफनाया जाता था। वो अपने आप में एक अजूबा है। अब कोई व्यक्ति जाके वहां बम में उड़ा दिया तो हम कैसे बताएंगे, क्योंकि हमारा एक जगह फिक्स है कि छत्तीसगढ़ से पता चलता है कि कहीं नहीं सभ्यता प्रारंभ हुआ तो छत्तीसगढ़ में कुछ लोग रहे होंगे, वो बताता है। तो इसे हम लोग छूते रह जाएंगे। इसीलिए क्या करेंगे, ऐसे स्मारकों को क्या करना है, संरक्षण देने की आवश्यकता है, या ऐसी जगहों को संरक्षण करने की आवश्यकता है। यदि आप ऐसी जगहों पर नुकसान करोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। ये आपको 49 बताता है। ठीक है, अगला समझिएगा अनुच्छेद 50, ये मोस्ट एमपीजी। देखिए ये क्या कहता है, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का क्या हो जी, पृथक्करण। समझिएगा, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। हमारे यहाँ संविधान के 3 ही आधार है। ठीक है, समझिएगा। एक आता है विधायिका, समझ गए, विधायिका मीन्स कहने का मतलब है संसद या विधानमंडल। दूसरा आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं बताइएगा, कार्यपालिका। जो मंत्री लोग क्या करेंगे जी, कार्य करेंगे। जितने अधिकारी होते हैं एग्जीक्यूटिव कार्य होता है कार्यपालिका। और तीसरा ये आता है न्यायपालिका। ये 3 होता है हमारे यहाँ। और चौथा को मीडिया मत जोड़ देना ना, मीडिया को माना जाता है। ठीक है, 5वां ज्ञान आ जाएगा। तो ये 3 ही हमारे आधार इस समय भारतीय संविधान का। ठीक है, तो भारतीय संविधान में विधायिका के अंदर क्या आ जाता है, कभी कभी कार्यपालिका, पता होगा भाई। विधायिका ही हमारे कैसा है, कार्यपालिका है। जब संसद का सत्र चलता है तब क्या बन जाता है ये विधायिका। बाकी में क्या होता है हमारे पास कार्यपालिका। अब समझिए यही चीज बोल रहा है कि हमें कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या चाहिए जी, दोनों में अलगाव चाहिए, अलग अलग चाहिए, अलगाव होना चाहिए, ये बोलना चाह रहे हैं, समझिएगा। यदि कार्यपालिका के काम को न्यायपालिका आदेश कर रहा है या न्यायपालिका के कार्यों को कौन कर रहा है जी, कार्यपालिका देख रहे हो, तो दोनों स्वतंत्र कैसे हो जाएंगे। जैसे अभी मुद्दा आया कि न्यायपालिका ने कार्यपालिका को आदेश दिया आदेश, और आदेश से क्या कहे कि गवर्नर जो है किसी भी विधेयक को 3 महीने से ज्यादा नहीं रह सकता। तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका ने किसमें आ गया जी, कार्यपालिका में। तो कार्यपालिका क्या बोलेगा, तो कार्यपालिका भी बोला ठीक है रुको, मैं क्या लाता हूं, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, लायक नहीं लाया। और जो होता है जजों को नियुक्त करने की प्रक्रिया है उसमें क्या है, उसमें चेंज किया, अपने आदमी को घुसा दिया, आया कि नहीं आया। तो कहीं नहीं कार्यपालिका किसमें कर रहा है, न्यायपालिका में जा रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोनों में अलगाव कैसे होंगे। फिर यहीं पर अगला कॉन्सेप्ट आता है, तो सर्वोच्च कौन होगा, आप लोग बताइएगा सर्वोच्च कौन होगा। अब सर्वोच्च तो या तो विधायिका होगा, यही होगा ना जी, या तो कार्यपालिका होगा या तो न्यायपालिका। बताइएगा सर्वोच्च कौन होगा, 3 ही हैं। ठीक है, और कोई चौथा है मीडिया, पत्रकारिता जोड़ दी चौथा। पत्रकारिता तो कार्यपालिका ने दबा के रख दिया है, मानते कि नहीं मानते हैं। तो कार्यपालिका मतलब पत्रकारिता तो आ ही नहीं सकता। ठीक है जी, अब बताइए जी सर्वोच्च कौन होगा, तर्क के साथ बताइएगा, क्यों होगा, कैसे होगा। हाँ, विधायिका क्यों होगा, अच्छे से बताइएगा तर्क, फिर देखेंगे बाद में। हाँ। चलिए सहमत है सभी विधायिका से, है जी, बताओ तो अपना तर्क दीजिए ना जी, एक जो नहीं बोल रहे गलत भी होगा। यामिनी देवी बोलो।
बोलो बताइए ना जी, कार्यपालिका कौन बता रहे कार्यपालिका प्रमुख होगा? बताओ, कार्यपालिका भी तो हो सकता है, तो देश तो यही चला रहा है। या न्यायपालिका भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, न्याय कर रहा है जी। तो कौन होगा बताइए ना, तीनों कैसे होगा? तीनों सर्वोच्च कैसे हो सकता है जी? हम्म हम्म देखिए जी, यहां पर सर्वोच्च कोई नहीं है, सब आपस में बैलेंस है, इसीलिए बोल रहे हैं अलगाव करना है सर्वोच्चता। देखिए अगर सर्वोच्च हो जाता है एक दूसरे पर आगे निकल जाता, इसीलिए 50 क्या कर कि हमें अलग अलग रखना है, सबके कार्य होना चाहिए। समझिएगा, अगर हम विधायिका को सर्वोच्च मान लेते हैं, तो विधायिका का मेन काम क्या है? विधान बनाना, यही है ना जी। विधान मतलब विधि बनाना, और विधि बनाएगा किसके हिसाब से बनाएगा? संविधान। ये पता है कि नहीं है? इससे ज्यादा नहीं बना सकता, आए कि नहीं आए? लेकिन यही न्यायपालिका क्या कहता है, यदि विधायिका संविधान से उल्लंघन करने कुछ ऐसा विधायिका बनाते हैं तो न्यायपालिका एक्टिव होगा और विधान के सभी कार्य को क्या कर देंगे? समाप्त। तो यहां पर विधायिका सर्वोच्च नहीं रहा, नहीं रहा ना जी। देखते हैं न्यायपालिका। अब न्यायपालिका का क्या कार्य है? न्यायपालिका का एक ही कार्य है कि संविधान चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन वो अनजाने तरीका से कुछ ऐसे कार्य कर देते हैं जिससे क्या हो जी, संविधान का उल्लंघन हो जाए। तो याद रखिएगा, यहां की जो नियुक्ति हो गया, और एक होता है क्या कहते हैं जी, जैसे निकालने की प्रक्रिया, ठीक है, जैसे कि महाभियोग नहीं बोलेंगे, जैसी प्रक्रिया कहते हैं, वो कहां लगेगा? विधायिका में। तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका कंट्रोल कौन कर रहा है? विधायिका। तो इससे ये पता चल गया कि न्यायपालिका भी हमारा सर्वोच्च नहीं है। अब कौन बचा जी? तो कार्यपालिका होना चाहिए। समझ आया कि नहीं आया? अब बताओ कार्यपालिका होगा कि नहीं होगा? भाई सोचिए, विधायिका को कौन दबा दिया? न्यायपालिका। न्यायपालिका कौन दबा दिया? कार्यपालिका। तब अब कौन बचा हमारे यहाँ? हमारे यहाँ सर्वोच्च कौन है? कार्यपालिका में कौन माना जाता? राष्ट्रपति, या वो तो हो गया हमारे संवैधानिक तरीके से। वास्तविक कौन हो जाता है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो होता है, कुछ काटता उसकी बातों को। तो सर्वोच्च कौन हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? क्या पालिका आ गया? आए कि नहीं है जी? ये भी नहीं है, ठीक है। सर्वोच्च हमारी जो कार्यपालिका है कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को कैसे निकालते हैं जी, और महाभियोग कहां लाते हैं? है खत्म। तो देखिए तीनों को बना दिया है। कार्यपालिका विधायिका कुछ गलती करता है तो समीक्षा किससे करवाता है? न्यायपालिका से। तो इसीलिए तीनों क्या हो गया? मतलब तीनों दूसरे के सर्वोच्च नहीं है, तीनों अंशतः सर्वोच्च माना जाता है, अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है। विधायिका का कार्य है विधि बनाने में सर्वोच्च है, न्यायपालिका का कार्य है न्याय में सर्वोच्च है, और कार्यपालिका अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है। इसीलिए अनुच्छेद 50 कह रहा है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथककरण करना है। यदि लोग अपने अपने कार्य में सर्वोच्च हो जाएंगे तो किसी प्रकार का नहीं हो, क्योंकि कभी के देखोगे न्यायपालिका कार्यपालिका में घुस जा रहा है। जैसे कोविड के समय में कार्यपालिका को आदेश दिया कि सबको निःशुल्क को क्या देना है? वैक्सीन। आया संरक्षण बन के, ये सबसे पैसा लेना था, तय था, तो आदेश कौन दिया? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका ने क्या किया? लोगों का संरक्षण किया। आया कि नहीं आया? लेकिन मान लीजिए उसी प्रकार से यदि अभी समझिएगा, अभी कुछ जजों से पैसा मिला बहुत ज्यादा, आया था मुद्दा सेशन कोर्ट से जी, तो वहां पे देखिए हालांकि न्यायपालिका ने मुद्दा बना दिया था, देखिए चाहे इसे संबंधी रेगुलेट करने के लिए विधायिका कानून बना सकती है। इसीलिए देखा सबसे बड़ी समस्या ये है कि नियुक्ति के लिए, तो नियुक्ति न्यायपालिका का, तो न्यायपालिका का जो नियुक्ति होता है वो कैसे होता है जी? कोलिजियम से। सबको पता है कोलिजियम से। तो सरकार ने क्या किया? हम इस कोलिजियम को चेंज कर देते हैं, किया यहां पर, और यहां पर 5 लोगों की क्या बना दिया जी? स्ट्रक्चर चेंज कर दिया।
जिसमें 3 लोग अपना घुसा दिया। ठीक है, एक कौन रहता है, विधि मंत्री रहेगा ही, और 2 ऐसे लोग रहते हैं जिसको भारत के प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के विपक्ष का नेता, 3 लोग मिलकर 2 लोगों को चुनते हैं जो पारंगत विधि वेता हो। अब इन 5 लोगों में 3 का क्या होना चाहिए, मान्य होना चाहिए, तभी व्यक्ति क्या बनेगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यदि तीनों में से कोई भी क्या होते मतलब असहमति बता दिया तो क्या होगा जी, वह नियुक्त नहीं हो सकती। तो कहीं ना नहीं कार्यपालिका ने क्या कर दिया, न्यायपालिका को भी बांध दिया। इसीलिए बोल रहे कि दोनों अलग अलग होना चाहिए। समझ में आ गया? तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि दोनों क्या है जी, सर्वोच्च है। सभी कैसा है, अंशतः सर्वोच्च कह सकते हैं या पार्सली, अपने अपने क्षेत्र में याद रखिएगा। समझ आया? ये हमारा 50। तो 50 क्या कहता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका। इसीलिए सुने होंगे कुछ कुछ मामलों में न्यायपालिका एक्टिव होता है और आदेश देता है। समझिएगा, अभी कर्नाटक में एक भगदड़ हुआ, आरसीबी जीता, भगदड़ हो गया, एक्टिव कौन हुआ, न्यायपालिका। आदेश किसको दिया, कार्यपालिका। हुआ कि नहीं हुआ जी? तो स्वतः एक्टिव होते, याद रखिएगा। समझ आया? इसीलिए नहीं कह सकते कि कार्यपालिका बड़ा है या न्यायपालिका या विधायिका। विधायिका एक ही काम है, विधि बनाना, और विधि के अनुसार कार्य करना किसका काम है, कार्यपालिका। विधि को देखना दायित्व बनता है न्यायपालिका के कि न्याय के अनुसार काम कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं, या संविधान के साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो दोनों का, तीनों कैसा है, एक दूसरे को कंट्रोल करके चल रहा है। ठीक है, अब आएगा अनुच्छेद 51। बताइए जी, ये क्या कहता है? हाँ, बताइए जी। अंतरराष्ट्रीय, ये मोस्ट एमपी है, अंतरराष्ट्रीय शांति समझौता। देखिए जी, ये मोस्ट एमपी है, ये किसी देश में नहीं है, हमारे संविधान में लिया गया है कि जितने भी जो हमारे जो आपसी विवाद है, आपसी विवाद कहने का मतलब है अन्य देशों से। ठीक है जी, अन्य देशों से हमारा क्या होता है, विवाद हो, जैसे पाकिस्तान से हो गया है, तो पाकिस्तान तो हमेशा युद्ध चाहिए रहता है। ठीक है जी, तो ये क्या कह रहा है, जितना भी जो हमारा जो आपसी विवाद है अन्य देशों से, इनका समझौता करना है। समझौता द्वारा क्या किया जाए, ये हल किया जाएगा। हमेशा याद है समझौता, और समझौता कैसा होगा, शांतिपूर्वक। याद रखिएगा, पहला सबसे पहले प्रयास किया जाएगा, जो भी समस्या है उस समस्याओं को शांतिपूर्वक क्या किया जाएगा, सॉल्यूशन माना जाएगा। और पाकिस्तान जैसे देशों से लड़ाई, ये भी रखा गया है। तो अनुच्छेद 51 के तहत हम लोग जितना भी जो हमारा अंतरराष्ट्रीय संस्थान है, ये प्रश्न पूछा जाता है, जितना भी अंतरराष्ट्रीय संस्थान है, इस संस्थान का क्या बनते जी, सदस्य बनते हैं। जैसे सबसे बड़ा संस्थान तो जानते होंगे आप, यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है जी, वर्ल्ड बैंक है पैसा के लिए। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बैंक है, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यहाँ है। इन सब का भारत कैसा है, मेंबर है। G20 नाम सुने होंगे आप, भारत मेंबर है कि नहीं है? तो याद रखिएगा, तो अंतरराष्ट्रीय संस्थान में हम लोग मेंबर बनते हैं, या कई देश आपस में मिलकर एक क्या बनाते हैं, एक संस्थान की स्थापना करते हैं। किसके तहत, 51 के तहत। और 51 क्या कह रहे हैं, 51 यह कह रहे कि जितना भी आपसी विवाद है, लड़ाई है, झगड़ा जो है अन्य देशों में चल रहा है, सबसे पहला प्रेफरेंस दिया जाता है शांतिपूर्वक। याद रखिएगा, यदि इसे नहीं माने तब हमें क्या करना है, लड़ाई पे जाए, वो आखिरी ऑप्शन है। याद रखिएगा, इन कोशिश किया जाता है कि समझौता को करके, शांतिपूर्वक समझौता करके विवादों का क्या करना है जी, निपटारा। विवादों का क्या करना है, निपटारा। याद रखिएगा, तो विवादों का निपटारा कैसे करना है, शांतिपूर्वक समझौता करके। इसलिए 51 बहुत बड़ा बात है। याद रखिएगा, जितना हमारे संस्थान आता है, ठीक है, 51 के तहत हम लोग मेंबर बनते हैं। जो भी हो गया, याद, जैसे अंगटाट हो गया, ठीक है जी, याद रखिएगा। अब ऐसा मत कीजिएगा कि हर में हम सदस्य बन सकते, जैसे नाटो हमारा नहीं है, ठीक है, जो यूरोप लोगों का है, क्योंकि हम लोग बहुत दूर चले गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा।
तो कुछ ऐसा संगठन जो विश्व कल्याण कल्याण के लिए होता है वहां मेंबर बन सकते हैं। तो मेंबर बनने के लिए आपका क्या था, आपका अनुच्छेद 51। और एक प्रश्न पूछा जाता है ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जहां पर अंतरराष्ट्रीय शब्द का प्रयोग किया गया है, 51। बाकी कहीं नहीं मिलेगा, आपको याद रखिएगा, सिर्फ यहां मिलेगा जी, 51 मिलता है। याद रखिए अंतरराष्ट्रीय शब्द इस्तेमाल के इंटरनेशनल, जिसके तहत हम लोग क्या बनते हैं, सदस्य बन जाते हैं। अब समझ में आ गया 51 कितना काम का है, तो समझिएगा जी। अब समझिएगा प्रश्न ये आ रहा होगा कि सर इस अंतरराष्ट्रीय को इसमें क्यों रखा गया है, आया ना जी, भाग 4 में क्यों रखा, भाग 5 में रख देता, भाग 6 में रख देता, आया कि नहीं आया, या भाग 3 में रख देना था, बताइए। तो प्रश्न आया कि नहीं आया कि अंतरराष्ट्रीय समझौता है यहां पे क्यों रखा, जो भाग 4 में है कि हम भाग 4 में जानते हैं, तो भाग 4 में क्यों आया, बताइए क्यों आया, आप इतना जान गए ना जी, बताइए, सोचो ना क्यों। और देखिए जी, ये निर्भर करता है राज्य के ऊपर। कहने का मतलब राज्य की ये कैसा होना चाहिए, इच्छा शक्ति, चाहे तो मेंबर बने चाहे तो ना बने, चाहे तो उत्तरी कोरिया जैसे अलग से रहे, ठीक है। आगे इकलौता देश है उत्तर कोरिया, अकेला अपने दम में रहता है वो, ठीक है, याद रखिएगा। तो राज्य की इच्छा पर निर्भर है, और यही बताता है राज्य में, याद रखिएगा, चाहे तो रहे चाहे न रहे। याद रखिएगा जब आप अंतरराष्ट्रीय संस्थान का आप सदस्य जब बन जाते हो तो कुछ पैसा देना रहता है, समझ आए। एक घटना याद रखिएगा, भारत के पास सबसे पहले प्रस्ताव आया था यूएनओ में का मेंबर बनने का। जब यूएनओ में बनते हैं तो वहां पर वीटो पावर रहता है, जान गए, जो वर्तमान में 5 देशों के पास वीटो पावर था। तो वहां पर वीटो पावर के सबसे पहले भारत के पास पूछा गया था, ना कि चाइना के पास। याद रखिएगा जब बना मेंबर, याद रखिए गठन 1944-45 के आसपास हुआ, तो भारत उसका सदस्य था, याद रखिएगा, चाइना बाद में आए हैं। तो वीटो पावर भारत को दे रहे थे, अगर वीटो पावर होता तो बहुत कुछ कर लेती, क्योंकि हमारे हर कामों में चाइना क्या लगाता है जी, अड़ंगा लगा देता है। और 5 लोगों को एक भी वीटो पावर इस्तेमाल कर दिया, मतलब जो प्रावधान है वो निरस्त हो जाता है। रीजन ये था जब भारत को वीटो पावर दिया जा रहा था, वीटो पावर वही दे सकता है जो एक हिस्सादारी देना रहता है, और भारत कैसा था, बहुत ज्यादा उसे गरीब था। इसीलिए भारत ने बोला इस ऑफर को कहां दे दिया, चाइना, ये रीजन था, ठीक है जी। सिचुएशन के हिसाब से याद है कि अब कैसा हो चुका है, अब है हम सक्षम हो चुके, तो अन्य देशों को हम पैसा बांटते रहते लो कहकर, है कि नहीं है। लेकिन अब ऐसा कि इसमें जो यूएनओ बना है, अब यूएनओ में चेंज हो रहा है, इसीलिए क्या है कि अब इसमें फिर से क्या किया, पुनर्गठन किया जाना चाहिए। और याद रखिएगा जिस दिन थर्ड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया, कहते हैं तीसरा विश्व युद्ध छिड़ गया, उस दिन यूएनओ हमेशा के लिए समाप्त। देखिए पहले यूएनओ बनाया गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद रोकने के लिए, तो सफलता नहीं मिला, तो किसका आया गया, तो उसको तोड़कर दोबारा गठन किया गया था यूएनओ। तो दूसरा भी हो गया, देखिए दूसरा होने पर बनाया गया था, अगर तीसरा घटित हो गया, जो होने वाला कभी भी, जैसे कि अब देखिएगा रूस यूक्रेन, याद रखिएगा यूक्रेन को सपोर्ट मतलब पीछे से मिल रहा है, और अभी तक जो कार्यक्रम होने वाला था 1 साल या 2 जो टारगेट रखा होगा हम 1 सप्ताह में निपटा देंगे, लगभग 3 साल हो गए खींचते हुए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसा हम देखिए अब इसमें क्या होगा जी, पूरे देश एक दूसरे सपोर्ट करते हैं। आप ये मत सोचिएगा भारत और चाइना का मतलब भारत और पाकिस्तान का युद्ध था तो दोनों देश नहीं था, चाइना को मतलब पाकिस्तान को कौन सपोर्ट करेगा, चाइना था शायद, तो हमारा युद्ध किससे होता, चाइना से होता, किससे होता जी, इराक से होता कि नहीं होता। भारत किसके सपोर्ट में था, तो हो सकता है कि फ्रांस आ जाए, जापान आ जाए या रूस आ, जो भी, तो दोनों देशों में क्या होता है, गुट बढ़ जाता। इसीलिए क्या जिस दिन थर्ड वार होगा जी उस दिन यूएनओ समाप्त हो जाएगा। और अभी भारत की ऐसी सुविधा बन चुका है कि अब डिमांड उठ रहा है कि जो 5 वीटो का पावर दिया गया है, जो 5 देशों के पास, जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, और जर्मनी, ठीक है, इनसे छीना जाना चाहिए, मतलब छीना नहीं चाहिए और विस्तार करना चाहिए। तो 2 लोग डिमांड ज्यादा है, एक है भारत और दूसरा है ब्राजील, दोनों को मिलना चाहिए। अब सबसे ज्यादा चांस किसका है, भारत का, भारत को चला जाए क्योंकि भारत सक्षम हो चुका है, तो ब्राजील बोल रहा मैं पीछे क्यों हटूं,
इसीलिए विवाद चल रहा है, याद रखिएगा। और जिस दिन भारत को अगर वीटो पावर मिल जाता है, हो सकता है कि हमारा और कुछ निर्णय जानने को मिलेगा, ये बात ही घटना है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा हमारा जो भाग 4 था 36 से लेकर 41 किसके बारे में बताता है? कर्तव्य के बारे में। और इसी कर्तव्य को हम लोग किस नाम से जानते हैं जी? डीपीएसपी के नाम से जानते हैं। अब याद रखिएगा ये वाद योग्य नहीं होती, ये वाद योग्य नहीं होते, इसलिए हम लोग नहीं जा सकते न्यायालय में। न न्यायालय के द्वारा जारी किया जा सकता है, समझ आएगा जी, आदेश नहीं दिया जाता। ये निर्भर करता है राज्य की कैसे रहेगा इच्छा शक्ति। ठीक है, तो आप योजना को सुने होंगे, योजना अलग अलग लोगों को अलग अलग लाया जाता है, इसलिए इसमें पात्रता डिसाइड किया जाता है। समझ आ गया जी, आप इसको लेके नहीं जा सकते, याद रखिएगा। समझ आ गया यहाँ पर? तो भाग 4 समाप्त हो जाता है। और लास्ट आज का पढ़ लेते हैं। देखिएगा अगला हमारा मूल कर्तव्य, समझिएगा मूल कर्तव्य जिसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज याद रखिएगा जी, एफडी के नाम से जानते हैं। अब समझिएगा मूल कर्तव्य वह कर्तव्य होता है जो लोगों को बताता है कि आपका भी कर्तव्य राष्ट्र के प्रति है। तो याद रखिएगा मूल संविधान में हमारे पास नहीं था, मूल संविधान में प्रावधान नहीं था। ठीक है जी, अब इसी समय याद रखिएगा इंदिरा गांधी ने क्या लगा दिया? इमरजेंसी लगा दिया 1975 में। यहाँ की जनता आए दिन कुछ भी नुकसान कर रहे हैं, संपत्ति जला रहे हैं, कुछ भी जला रहे हैं। इंदिरा गांधी मैडम का दिमाग खराब, सच्ची घटना बता रहा हूं। और बोला अब क्या किया जाए, तो उन्होंने बताया कि लोगों को कर्तव्य याद दिलाना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? तो उन्होंने रूस से सीखा कि रूस के संविधान में याद रखिएगा कि रूस के लोगों ने क्या किया है, अपने लोगों को क्या दिया जी? फंडामेंटल ड्यूटीज दिया गया है। और यदि रूस में ये बोलता है कि उनको फंडामेंटल ड्यूटीज मानना पड़ेगा, अगर आप नहीं मानोगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा, ये प्रावधान था। तो इंदिरा गांधी को लगा अब क्या किया जाए, तो हमको भी लोगों को देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा जी? मूल कर्तव्य। यदि उसका अवहेलना करेंगे तो कहां जाना जाएगा? जेल जाना चाहिए, प्रावधान था। इसीलिए क्या किया उन्होंने, सरदार स्वर्ण सिंह, याद रखिए पूछा जाता है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति गठित किया, समिति का गठन। ये पूछा जाता है सरदार स्वर्ण सिंह समिति क्यों गठन किया गया था? तो गठन को उद्देश्य क्या हो जाएगा जी? मूल कर्तव्यों के लिए। और इस दल को कहां भेज दिया? जाओ रूस घूम के आओ। गया। अब सरदार स्वर्ण सिंह समिति याद रखिए कहां चला गया है? रूस चला गया। वहां को देख के ऑब्जर्व किया और उन्हें सलाह दिया। तो याद रखिएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर क्या उन्होंने सिफारिश किया? तो इस सिफारिश के आधार पर एक नवीन संशोधन हुआ, याद रखिए, जिसे हम क्या कहेंगे? 42वें संविधान संशोधन। क्या हो जाएगा जी? 1976। क्या किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 किया गया और लोगों को मूल कर्तव्य बताया कि मूल कर्तव्य क्या होगा। ठीक है, समझिएगा संविधान संशोधन किया तो कुछ ना कुछ चेंज होने वाला था। तो इसके तहत याद रखिएगा एक नया भाग आया, तो 4 का आया। अभी तक हम क्या पढ़े? भाग 1 देखे, भाग 2 देखे, भाग 3, भाग 4। तो कौन सा भाग आ गया? अब भाग 4 ये नया आया। अब इतना सारा जो मूल कर्तव्य की संख्या उन्होंने 10 बताया था, इसको कहां रखें? रखना पड़ेगा ना जी। इसको रखने के लिए क्या चाहिए जी? अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 से भाग 4 आया और भाग 4 क्या बताता है? मूल कर्तव्य। इस मूल कर्तव्य को कहां रखा गया है?
अनुच्छेद 51 के क में रखा गया, याद रखिएगा। ठीक है, आया कहां से, याद रखिएगा, रूस से आया है। अब समझिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज वो होता है जो राज्य के लोगों को राष्ट्र के प्रति क्या कर, कुछ कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य का पालन करना रहता है। जैसे हमारे राष्ट्रगान का सम्मान करें, ठीक है जी, ऐसा नहीं कि राष्ट्रगान का सम्मान का आपको जेल डाल दिया जाए, लेकिन यही रूस में अलग है, वहां आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है। हम लोग सम्मान करेंगे, देखेंगे आगे, ठीक है। तो क्या किया, सरदार सरोवर समिति ने 10 सिफारिश किया, और 10 सिफारिश में ये किया कि इनको, और सिफारिश क्या किया, यदि इसको पनिशमेंट मतलब इसको नहीं मानेंगे दंड दिया जाएगा, ये बोला सिफारिश में। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, जब लाया गया इनके 10 को माना, सिर्फ क्या कर इसको छोड़ दिया है कि इसे इच्छा बना दिया, स्वैच्छिक बना दिया, मानो तो तब ठीक है, ना मानो तब ठीक है, मतलब इसे ना मानने के आधार पर आपको दंड नहीं दिया जा सकता, ये पूछा जाता है। तो अभी फंडामेंटल ड्यूटी होता है जी, इसके आधार पे आपको किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो सकता, बाकी अन्य जगहों पे होता है, याद रखिए। अब देखते हैं कौन कौन सा है, उसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है। देखिएगा, तो हमारे यहाँ टोटल कितने प्रकार के कर्तव्य थे, 10, और एक बाद में एक जोड़ेंगे, टोटल वर्तमान कितना हो जाएगा, 11। अभी 11 है फिलहाल। तो पहला क्या कहता है, पहला ये कहता है जी, संविधान का पालन करें। आप संविधान का बुक को जला के दिखा दो, ठीक है, या उसके आदर्शों जो बताया, जो आदर्श बताया गया है, भाईवाद, समानता, स्वतंत्रता, ठीक है जी, उनके संस्थाओं, राष्ट्रपति भवन, ठीक है जी, या जितने आप बड़े बड़े जो संस्था देखते हैं उनकी बात चल रहा है, या राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का क्या करना है, सम्मान करना है। अब समझिएगा जी, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान सम्मान करना आपका दायित्व है, ठीक है। लेकिन अब राष्ट्रध्वज को यदि आप जला दो तो क्या माना जाएगा, आप देशद्रोही हो। याद रखिएगा, मूल कर्तव्य की आप इसके लिए आपको कार्रवाई नहीं किया जाएगा, आपको राष्ट्र संहिता बनाए हैं उनके खिलाफ आपको क्या मिलेगा जी, कार्रवाई, आगे देखेंगे, ठीक है। तो क्या कहता है, संविधान का पालन करना है, इनके आदर्श, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। इसे देखिए कि जब भी गाना चलता है तो सावधान मुद्रा में खड़े हो जाते हैं, ये नैतिक कर्तव्य है, ठीक है। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोकर रखना है। इसलिए हमें महात्मा गांधी के प्रति या भगत सिंह के प्रति क्या मिलता है जी, एक विचारधारा निकल के आता है, कैसे होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्या किया, हमको आजादी दिलाने के लिए अपने जीवन को कुर्बान दे दिया गया है, दिया नहीं दिया। तो क्या करना, उनके जो भी आदर्श रहे होंगे, उच्च आदर्शों को क्या रखना है, संजो कर रखना है। इन्होंने हमारे लिए क्या किया है, इसीलिए बाकायदा 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, गांधी दिवस मनाते हैं। 30 जनवरी क्या मनाते हैं जी, उनका जी पुण्यतिथि दिवस मनाया जाता है, हर का मनाया जाता है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि उन्होंने क्या किया जी, हमारे देश को आजादी के उनके जो आदर्श है उनको अपनाए हैं। और गांधी जी के आदर्श क्या था कि गांव को न्याय मिलना चाहिए, जिसे 40 भी जोड़ा गया था, वो बाद की कंडीशन, ठीक है। ये कहता है कि स्वतंत्रता आंदोलन को या राष्ट्रीय आंदोलन प्रेरित करने के लिए जो भी महापुरुष है उनके आदर्शों को संजोकर रखना है हृदय में। अगला, उनके खिलाफ आलोचना मत कीजिए, हालांकि हम लोग कर रहे थे मजबूरी के नाम महात्मा गांधी, ठीक है जी। समझिएगा महात्मा गांधी कौन था, जब हिस्ट्री में बताऊंगा वो क्या व्यक्तित्व था, ठीक है जी। मतलब इस समय के सबसे बड़ा रईस व्यक्ति रहा होगा, वो घटना बता रहा हूं ना। जो सोचिए 1920 में जब असहयोग आंदोलन लाया जाता है तो उन्होंने सिर्फ लुंगी पहनना चालू करता है, वो उसे धोती कुर्ता पहनते थे। उनका एक लक्ष्य था, जब मैं देश की जनता ही मतलब अर्धनग्न, मैं कैसे कपड़ा पहन सकूं, उनको विचार सोचिए, ठीक है। देखेंगे 1920। अगला क्या कहता है, भारत की एकता, अखंडता, प्रभुता की रक्षा करे और क्या करना है, अक्षुण्ण बनाना है, आपस में साथ लेकर चलना है। ऐसा नहीं करें पाकिस्तान की मिलकर मैं कुछ ऐसे कार्यवाही करूं कि पुलवामा जैसा अटैक हो जाए। तो एकता हो गया, अखंडता को हमें क्या करना जी, लेके चलना है। उनकी प्रभुता याद रखेगा, गुलाम नहीं बनाना फिर जो पहले गुलाम थे हम लोग। तो इनका रक्षा करना किसका दायित्व है, हर जनता का दायित्व है। समझ में आ गया। तीसरा समझ आएगी, क्या कहता है, भारत की एकता, अखंडता, प्रभुता की रक्षा करे और उनकी अक्षुण्ण बना के रखना है, ये हर जनता का दायित्व है, ठीक है जी। अगला, चौथा,
देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। जैसे जब भी नेशनल इमरजेंसी आ गया, राष्ट्रीय आपातकाल, हमारा युद्ध छिड़ गया पाकिस्तान से, तो हर घर से जहां दायित्व बन जाता है। समझ आ गया? लेकिन ऐसा नहीं, सरकार कुछ नहीं, इससे पहले सरकार को ट्रेनिंग भी देगा कम से कम 10 दिन का, कैसे बंदूक चलाया जाए, बेसिक सिखाएगा, तब भेजेंगे जाओ शहीद होने के लिए। ठीक है जी। तो क्या कह रहे हैं, राष्ट्र की सेवा करने कब कर रहे हैं, याद रखिएगा, जब भी रक्षा करने की आह्वान करने पर। इसीलिए सरकार ने क्या कहा था, मॉक ड्रिल कराया आपके पास, अभी जस्ट हुआ था, दुर्गम कराया गया था, यदि संकट हो जाए आपको कैसे करना है, कैसे बचना है। मॉक ड्रिल का मतलब वही था। ठीक है जी। तो ये क्या है, ये हमारे कर्तव्य है। ठीक है। अगला, भारत की रक्षा मतलब भारत की सभी लोगों में समरसता एवं बंधुत्व की भावना का विकास करना है। आपस में जितने भी जनता है सब में भाई बहन रहना को इससे रखना है। समरसता मतलब आपस में समानता की विचारधारा लेके चलना है। ये विचार नहीं करना है भैया ये मेरा पड़ोसी है ये मर जाना चाहिए, ये बहुत आगे आगे बढ़ रहा है। ठीक है। हमें कैसा चाहिए, बंधुत्व की विचारधारा, ये माना गया है। ठीक है जी। याद रखिएगा। अगला, ये मोस्ट है, हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना है और उसको क्या करना जी, परिरक्षण करना है। समझ में आ गया? तो आप देखोगे जो संस्कृति होता है, जैसे अबुझमाड़िया जनजाति संस्कृति हो गया, ठीक है, या मुरिया जनजाति संस्कृति हो, उनको अक्षुण्ण रखा जाता है और सरकार क्या कराती है, उसका आयोजन भी कराती है, क्योंकि सरकार का दायित्व है, साथ में जनता की दायित्व है। इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें सभी फेस्टिवल को छूट मिलता है, छुट्टी दिया जाता है कि नहीं है। तो क्या करते हैं, हमारी संस्कृति को क्या करना है, जो संस्कृति गौरवशाली परंपरा उन्हें बनाकर रखना, उनकी महत्व को समझना है कि है क्या चीज। जैसे सरहुल पर्व हो गया या गौर नृत्य हो, उनकी क्या मतलब वो समझना है हमें। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं जी, अभी आने वाला सावन लगने वाला है तो हरेली त्योहार मनाएंगे। हरेली त्योहार क्यों मनाया जाता है, इनके पीछे साइंस देखेंगे। ठीक है जी। प्रथम त्योहार कहा जाता है। ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारी संस्कृति को क्या रखना है, जो गौरवशाली परंपरा है उनको क्या रखना है, परिरक्षण करना है, उनको महत्व को समझना, ताकि हमारे आने वाले जनरेशन को उसका फायदा मिले। ये 6वां नंबर में है। क्रम याद रखिएगा ना जी। 7वां, ये याद रखिएगा, प्राकृतिक पर्यावरण। देखिएगा पूछा जाता है, एक हम लोग भाग 4 में देखे थे, सीधा हम पर्यावरण की बात कर रहे थे, यहां किसकी बात कर रहे हैं, प्राकृतिक पर्यावरण। तो प्राकृतिक अगर नेचर की बात करें, वहां पे वन भी आ जाएगा, जल भी आ जाएगा। देखिएगा, वन, झील, नदी और वन्य जीव, इन सब की क्या करना है, हमें संरक्षण करना है, परिरक्षण करना है। ये पूछा जाता है कि प्राकृतिक पर्यावरण किसमें चर्चा किया गया है, मूल कर्तव्य में, न कि नीति निर्देशक तत्व में। जबकि 48 का क्या कहता है, पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन करना है, साथ ही वन होगा वन्य जीव का संवर्धन करना है। जबकि ये क्या कह रहा है, प्राकृतिक पर्यावरण। समझ में आ गया? और इसमें कौन सा आ रहा है, वन, झील, नदी, इन दोनों को क्या करना है, जो उनका संरक्षण करना है। यह है आपका 7वां। ठीक है। 8वां क्या कह रहे हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को या मानववाद को और ज्ञान अर्जन करने का क्या करना जी, प्रयास करना है या विकास करना है। इसीलिए हम लोग विकास करने की आधुनिक तकनीकों को अपनाते हैं। जैसे कि हरित क्रांति आया, वैज्ञानिक तरीका तो अपनाया कि हम लोग हैं, तो क्या करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना है, विकास करने के अनुसंधान करना है, ताकि लोगों का ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, कल्याणकारी हो सके। ये किसने बताया है, 8वां। 9वां मोस्ट एमपी याद रखिएगा जी, ये जोड़ा कि स्पेशली कि सार्वजनिक संपत्ति की क्या करना है, हमें रक्षा करना है। 9वां क्या कहता है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है। बलौदाबाद हिंसा सबको याद होगा, कितना नुकसान हुआ था, कहीं न कहीं वो नुकसान हमारा नुकसान था। इसीलिए इंदिरा गांधी ने बोला भैया ये जरूरी है, इसे जोड़ना पड़ेगा। आए दिन लोग नुकसान कर देते हैं, क्योंकि वो देश की संपत्ति है जो उसको रक्षा करना है। यदि किसी कारणों में आप क्या चले शामिल हो जाते हो तो पूरा हर्जाना आपके जमीन बेच के भी वसूला जाएगा। ठीक है। याद रखिएगा, जो बकाया था 2 करोड़ रुपया 3 करोड़ रुपए है, जितने शामिल है सबसे वसूला जाएगा। अगर सिद्ध हो गया तो टाइम लगेगा, देना पड़ेगा, सिद्ध तो होगा ही। हाँ नहीं, सिद्ध इसलिए होगा जी क्योंकि उन्होंने कृत्य किया है, वैसे नुकसान पहुंचा देना जी, वो तो होके रहेगा ही। हाँ अच्छा कल है ना, अच्छा तो कल हम लोग कार्य दिवस बनाएंगे मतलब। ठीक है जी, मतलब कल से हम लोग कोचिंग बंद था मतलब ना, सुबह नहीं छुट्टी थी, शायद बेरिंग लगा था। अच्छा गए थे हम।
पता है, देखो बता रहा हूँ मैं शाम को टहलने जा 3 बजे ना, वहां कलेक्टर पे कार्य करने हमें स्टूडेंट थे, उन्होंने बोला सर मत आना, यहाँ आग लग गए। और मैं भी जेल में गया था उस दिन घूमने जा रहा, सच्ची दिल से बता रहा हूँ कैसा माहौल ऐसे की। वो दिन ऐसा था ना जी, जिसको पकड़ ले जा रहे थे। ठीक है, आज पढ़ा रहा हूं नहीं तो मैं। चलिए क्या बोल रहा है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे और क्या करना है, हिंसा करे। ठीक है, हिंसा ना करना, हिंसा से दूर रहना है, तो ये हमारा कर्तव्य है, ये मुझसे याद रखिएगा। अगला अब देखिएगा, एक और है, हमें यदि उत्कर्ष की ओर बढ़ना है, आगे बढ़ना है, विकास करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयास करना है। तो याद रखिएगा, व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों के जरिए हमें क्या करना, अपने उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ना है, हमें विकास करना है, सबको साथ में लेके करना है। व्यक्तिगत भी चाहिए, देखिए व्यक्तिगत विकास करोगे अपना कल्याण करोगे, लेकिन सामूहिक प्रयास से पूरा किसका कल्याण होता है, समाज का होता है, समाज से राष्ट्र का होता है, राष्ट्र से देश का होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सामूहिक प्रयास जरूरी है, इसीलिए क्या सामूहिक हम लोग क्या दे रहे हैं जी, कोचिंग दे रहे हैं। समझ आया, तो हमें क्या करना है, व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास से क्या करना है, जितना भी क्षेत्र है सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर क्या बढ़ना है, आगे बढ़ने का प्रयास करना है। अगला लास्ट है, देखिए ये 10 मूल अधिकार हमारे यहां था। ठीक है, ये कब था याद रखिएगा, 1976 में था, ये 10 था। लेकिन जो 11वां है ये जोड़ा है 86वें संविधान संशोधन। कब किया होगा जी बताइए, 2002। इसके जरिए प्रावधान आया, और प्रावधान क्या आ गया समझिएगा, माता पिता का संरक्षक है, माता पिता या संरक्षक होगा, माता पिता या संरक्षक का दायित्व होगा कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का क्या करे जी, शिक्षण प्रदान करे। समझ आ गया, पहले नहीं था। अब समझिएगा फंडामेंटल ड्यूटीज क्या कहता है कि हर माता पिता या पालक का संरक्षक का दायित्व है, क्या दायित्व है कि वो क्या करे जी, बच्चों को क्या करे, शिक्षा प्रदान करे। पहले ये हमारा किसमें शामिल था याद रखिएगा, पहले हमारा भाग 4 में था। भाग 4 कहां चला गया, भाग 21 का में आ गया। तो देखिएगा शिक्षा बताता हूं, तो 3 जगह है, भाग 3 में भी है, भाग 4 में भी है, और भाग 4 का में भी है, सब जगह है। ये लास्ट चर है ना, ठीक है ना, तो चलता है दायित्व, लास्ट है, ये दायित्व है। समझ आ गया जी। और 4 क्या कहता है, ये हमारा कर्तव्य है, और ये हमारा क्या कहता है, अधिकार। समझिएगा, दायित्व ना निभाओ तो भी चलेगा, लेकिन दायित्व चक्कर में बच्चे का अधिकार हरण हो गए तो कहां जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट। समझ आ गए, लेकिन दायित्व तो दिया गया बच्चों को, ये मतलब पेरेंट्स का अधिकार है कि बच्चों को सिखाए। कर्तव्य क्या होता है, राज्य को बताता है कि राज्य क्या करे, बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था करे। नहीं किया तो उनके पास क्या है, अधिकार, वो कहां जा सकता है। समझ आ गया, तो दोनों को बांधा कौन है जी, भाग 3। इसे तीनों में रखा है यहां पर, याद रखिए। समझ में आ गया, चलिए बाकी कल बताता हूं।